अस्सलाम वालेकुम। दुरूद शरीफ पढ़ लें। एक सवाल दिया था होमवर्क, और अच्छे बच्चे हैं तो किया होगा, अगर गंदे घटिया गलीज बच्चे हैं तो नहीं किया होगा। मसले भी होंगे 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 बता देता हूँ। अच्छा, इसमें यूनिट्स में और सेल्स में और वेरिएबल कॉस्ट में नॉर्मली मसला नहीं होता है। इसमें एक ही पॉइंट ज़्यादातर बच्चे पूछ रहे होते हैं, वो ये ओवरहॉलिंग वाला है। तो अब इस सवाल में देखें, 10 मिलियन की जो ओवरहॉलिंग की फिगर है, नहीं बात स्टार्ट की नहीं है, बात यह है कि ये रियल फिगर नहीं है, ये ऑलरेडी नॉमिनल है, इसलिए हम इसको वर्किंग में एज इट इज 10 ही लिखेंगे। कल जैसे 2.5 को बढ़ाया था, इसको नहीं बढ़ाएंगे, एक ये बात। दूसरा, कल वाले सवाल के अंदर ये लिखा हुआ था कि मशीन पर भी और ओवरहॉलिंग पर भी डेप्रिसिएशन है। इस सवाल में सिर्फ कहा है मशीन पर डेप्रिसिएशन है, तो कैसे पता कि ओवरहॉलिंग को हम कैपेक्स माने? तो बस फिर इसको बाय डिफॉल्ट कैपेक्स ही मान लें। तो इसलिए इस 10 मिलियन को कैपेक्स माना हुआ है। उसके अलावा इसमें मेरे हिसाब से कुछ नहीं है। आपने कुछ पूछना है तो ज़रूर पूछिए जी। ठीक है, शाबाश, बिल्कुल सही है, देता हूँ जवाब। और फिक्स कॉस्ट में क्या मसला है? अच्छा ठीक है, ये जो सेल प्राइस बताई हुई है, पॉइंट नंबर 2 सेल प्राइस 5000 ईयर 1 की है, इसलिए इन्फ्लेट करते हुए 2 से इन्फ्लेट किया। इसी तरह पॉइंट नंबर 3 पहला सेंटेंस, वेरिएबल कॉस्ट ईयर 1 की है, तो इसलिए इन्फ्लेट 2 से किया। अब जब सेल प्राइस भी ईयर 1 की बताई हुई है, पॉइंट नंबर 3 पहला सेंटेंस भी ईयर 1 का है, तो उस कंटिन्यूटी में उसी से अगला सेंटेंस फिक्स कॉस्ट वो भी फिर ईयर 1 का ही होगा, इसलिए उसको ईयर 1 समझ लिया, क्योंकि उसी से पिछले सेंटेंस में वेरिएबल कॉस्ट भी ईयर 1 ही बताया था, इसलिए इसको ईयर 1 मान लिया। अच्छा, अभी तो खैर आसान आसान सवाल है, अभी आगे मुश्किल सवालों पे भी आना है। जहां भी क्वेश्चंस में किसी भी पॉइंट पे कोई एम्बिग्विटी लगे, नोट लिखें कि हम इसको ये अज्यूम कर रहे हैं, अगर नोट में दम हुआ तो सही माना जाएगा। जैसे इस सवाल में फिक्स कॉस्ट के बारे में नहीं कहा ना कि ये ईयर 1 है, तो आप अज्यूम कर सकते हैं कि रियल है, बिल्कुल हो सकता है। तो जिसमें भी एम्बिग्विटी हो उसको नोट लेकर जस्टिफाई करें और जो ठीक लग रहा है वो कर लें। इसी तरह अगर कोई स्टूडेंट समझे कि नहीं ये जो ओवरहॉलिंग है इसको कैपेक्स नहीं मानना, तो नोट लिख दें कि हम अज्यूम कर रहे हैं कि कैपेक्स नहीं है। अच्छा, अगर ये ओवरहॉलिंग कैपेक्स ना लें तो प्रेजेंट कहां और कैसे करें? फिर ऊपर कैश फ्लोज में ओवरहॉलिंग लिखेंगे सेल्स वेरिएबल कॉस्ट के साथ, ताकि नेट आ जाए और वो प्रॉफिट में आ जाए। और फिर वो डेप्रिसिएशन की वर्किंग में ये नहीं लिख रहे होंगे, एसेट वाली लाइन में ये नहीं लिख रहे होंगे। तो अगर इस ओवरहॉलिंग को कोई एक्सपेंस अज्यूम करता तो फिर मशीन वाली लाइन में आखिर में ये ना लिखते, डेप्रिसिएशन की वर्किंग में ना लिखते, और टैक्स वाली लाइन से ऊपर ही इसको लिखते। और आप बताएं इस सवाल में क्या पूछना है आरवी के अलावा? थर्ड ईयर में लिया हुआ है कि टाइम 3 पे लिया हुआ? कैश फ्लोज की बात कर रही हैं कि डेप्रिसिएशन की बात कर रही हैं? कैश फ्लोज में ना,
तो बेटे टाइम लाइन पर स्टार्ट ऑफ फोर्थ ईयर तो टाइम 3 होता है ना, तो इसलिए टाइम 3 लिखा हुआ। बिगिनिंग ऑफ ईयर 4 टाइम लाइन पे 3 होगा। ऑटम 19 में और किसी का कोई सवाल? रेजिडुअल वैल्यू के अलावा कोई सवाल? रेजिडुअल वैल्यू पे आप पूछ रहे हैं कि इन्फ्लेट क्यों नहीं किया? ठीक है, हाँ जी, आरवी के अलावा ऑटम 19 में कोई और सवाल? पार्ट ए कहा था बस करने को। चले जी, किसी ने कुछ नहीं पूछना। कल मैंने ऑटम 22 किया था ना? सही है। अच्छा, अभी तक जो 2 सवाल किए इन्फ्लेशन पढ़ाने के बाद, उसमें अगर वाकई किए ध्यान से तो उसमें कंफ्यूजन्स क्या क्या हो रही हैं कि ये कैसे पता चल रहा है कि इन्फ्लेट 1 से करना है कि नहीं, और आरवी को इन्फ्लेट करना है कि नहीं, और सही है। अच्छा, इसके लिए ना ज़्यादा फ़ायदा तब होगा अगर आप एक सवाल और होमवर्क कर दें और उसके अंदर आपको मज़ीद इन्फ्लेशन की और कन्फ्यूजन नज़र आए। फिर मैं आपको ना कुछ 4-5 टिप्स लिखवाऊंगा, तो ज़्यादा काम की होंगी वो टिप्स। अभी लिखवाऊंगा तो वो उतने काम की नहीं होंगी। तो इन्फ्लेशन से रिलेटेड आपको जो 1-2 कन्फ्यूजन्स हैं, बिल्कुल एग्रीड, नोटेड होंगी कन्फ्यूजन्स। एक होमवर्क और कर दें, उसमें मज़ीद कन्फ्यूजन्स आएंगी, वो फिर इंशाल्लाह अगली क्लास में मैं आपको ना कुछ टिप्स बता दूंगा। होमवर्क कर दीजिए आप ऑटम 16, क्वेश्चन नंबर 5, पेज 354। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग वालों से मैंने ना बेटे कोशिश पूरी की थी कि जो आपकी बुक है उसको मैं सॉफ्ट फॉर्म में ना LMS में रख पाऊँ, लेकिन वो ना नहीं मैनेज हो रही। वो डेवलपर को कहा ज़रूर हुआ है, आप लेक्चर और बुक एक साथ नहीं देख पाते। तो कोशिश तो है, लेकिन क्या ये फ़ौरन होगा कि नहीं होगा, नहीं आइडिया। तो कोशिश थी मेरी कि सॉफ्ट में आपको बुक मिल जाती, पोर्टल पे तो काम चल जाता, नहीं हो पा रहा। तो उसमें मेरा मशवरा ये है कि आप लोग ना फिर बुक ख़रीद लेना, BIA की बुक ख़रीद लेना। जो इधर कॉलेज के आसपास ही रहते हैं और वैसे ऑनलाइन ले रहे हैं, तो वो कॉलेज की बुक शॉप से भी पता कर सकते हैं गार्डन टाउन में। अदरवाइज़ मैंने ग्रुप में शेयर करवा दिया था बुक शॉप वाले का। तो बुक फिर BIA की बेटे ख़रीद ही लेना, रिकॉर्डिंग वाले, पोर्टल पे नहीं करवा पा रहा मैं। वैसे भी तो किताबें ख़रीदनी चाहिए ना, सस्ती सी तो किताबें रखी हुई हैं इसीलिए। ऑटम है नहीं, सस्ती नहीं है, 1200 रुपए की किताब है यार। पेट्रोल कितने रुपए लीटर? अच्छा, वैसे पढ़ाई पे खर्चे करते हुए ना वो इस पे खर्चों को ना देखा करें, ये मैं आपको सीरियस बात बता रहा हूँ। इससे ना पढ़ाई हो गई, इसी तरह से अपने आप को टेक्नोलॉजी में बेहतर करने के लिए, अपनी सफाई सुथराई के ऊपर, इससे ज़्यादा कि तो सिगरेट पी जाते हैं आप लोग। इंटरनेट के पैकेजेस में साड़ देते हैं पैसे फजूल फजूल चीज़ें देख के। तो इसलिए पढ़ाई और जो आपके लिए बेहतरी की चीज़ें ना, उस पर पैसों पे ना रोया करें। ऑटम 16 में ना सिर्फ एक पॉइंट देखिए, वैसे तो मैं वो पढ़ाने ही लगा हूं अभी, लेकिन फिर भी मैं जिक्र कर देता हूं।
ऑटम 16 के सवाल में ऑटम 16 मैं ना वर्किंग कैपिटल पढ़ाने लगा हूं अभी, लेकिन अगर मैं उसकी पूरी बात कंक्लूड ना कर पाया, वैसे तो हो जाएगी, अगर ना कर पाया तो होमवर्क वाले सवाल के लिए सिर्फ फिलहाल एक रट्टा ही देख ले। पॉइंट नंबर 4 देखिए, पॉइंट नंबर 4, 25 मिलियन। आपने करना यह है कि प्लांट वाली लाइन के साथ ही यानी नीचे करके वर्किंग कैपिटल की अंग्रेजी लिख के 25 को जीरो पर आउटफ्लो दिखाना है और आखिरी कॉलम में इनफ्लो दिखा लेना है, बस। ये पढ़ाने लगा हूं मैं भी, मतलब ये हो सकता है आज की क्लास में ये पूरी हो जाए बात, लेकिन अगर ना हो सके तो होमवर्क की हद तक बस बता रहा हूं। पॉइंट 4 की ट्रीटमेंट, आखिरी लाइन में प्लांट के साथ वर्किंग कैपिटल लिख के जीरो पर 25 आउटफ्लो और आखिरी कॉलम में 25 इनफ्लो। 25 जीरो पे आउटफ्लो और 25 आखिरी कॉलम में इनफ्लो, बस ये कर लेना। बाकी मैं वर्किंग कैपिटल पढ़ा ही रहा हूं। इन्फ्लेशन की हेडिंग दी थी मैंने कल परसों, शायद परसों, चलो जब भी दी थी, तो उसमें मैंने लिखा था कि इन्फ्लेशन के डीसीएफ क्वेश्चन में दो चीजों पर असर पड़ेगा, एक कैश फ्लोज और एक रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। कैफ लेवल पे ना वैसे वो रिक्वायर्ड रिटर्न में इफेक्ट डालता है नहीं, लेकिन सिलेबस में है इसलिए बता जरूर रहा हूं। इन्फ्लेशन की हेडिंग में मैंने लिखा था कि इन्फ्लेशन अगर सवाल में आ जाए तो एक तो कैश फ्लोज पे फर्क पड़ेगा, वो कर भी लिया, प्रैक्टिस भी हो गई कि कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन की हवा भरनी है, और दूसरा मैंने लिखा था कि डिस्काउंट रेट पर फर्क पड़ेगा, वो बताने लगा। एनपीवी मेथड में डिस्काउंटिंग किस रेट पर करते हैं? कॉस्ट ऑफ कैपिटल तो मैंने बस कहा था इस नाम से दिया हुआ हो सकता है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न से क्यों करते हैं, इस क्यों की लॉजिक अभी समझानी है, अभी समझानी है, आईआरआर पढ़ाऊंगा तो समझाऊंगा, है कोई लॉजिक समझाऊंगा, लेकिन नाम से क्या पता चल रहा है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, कि इन्वेस्टर इतना कम से कम कमाना चाहता है, उसकी ख्वाहिश है कि इतना कमाए, उसको कहते हैं रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो इन्वेस्टर्स ना कमाना चाहते, जब इन्फ्लेशन ही नहीं है तो क्या करना है जिंदगी में कमा के, कमाते, क्यों कमाते भाई, घर चलाना है, खर्चे करने हैं, तो इन्वेस्टर रिटर्न फिर भी चाहता, लेकिन अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो फिर शायद वो 5-7% में भी खुश हो जाता, लेकिन अगर इन्फ्लेशन है तो वो और ज्यादा कमाना चाहेगा। तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन ना हो तो रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न और इन्फ्लेशन के होने से रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न फर्क होगा। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो इन्वेस्टर्स कितना रिटर्न कमाना चाहते, उसको कहते हैं रियल रेट। ये ऐसा रेट ऑफ रिटर्न है जो इग्नोरिंग इन्फ्लेशन है। अगर दुनिया में इन्फ्लेशन ना होती तो इन्वेस्टर क्या कमाना चाहेगा, वो रियल रेट ऑफ रिटर्न है, लेकिन इन्फ्लेशन तो है, तो अब अगर इन्फ्लेशन है तो इन्वेस्टर क्या कमाना चाहे, उसको कहते हैं मनी या नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न। ये वो रेट ऑफ रिटर्न है जिसमें इन्फ्लेशन का इफेक्ट कर लिया है इंक्लूड।
इनमें से ज्यादा कौन सा होगा? ये वाला, ये उससे ज्यादा होगा। एनपीवी में हम डिस्काउंट किस रेट से कर रहे हैं? रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न। और एनपीवी में जो डिस्काउंटिंग कर रहे हैं, तो डिस्काउंटिंग क्या होता है? वो फ्यूचर कैश फ्लोज को खींच खींच के जीरो पे लेके आता है। अगर सवाल में इन्फ्लेशन है तो हमने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भरी हुई है, हमने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भरी है। अब अगर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भरी हुई है, नहीं, कैश फ्लोज में अगर इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है, तो उनको खींच के नीचे लाने के लिए कौन सा रेट ऑफ रिटर्न इस्तेमाल होना चाहिए? रियल रेट वाला। अगर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन इग्नोर्ड है तो, यानी रियल कैश फ्लोज, अगर है ही नहीं इन्फ्लेशन, तो उन कैश फ्लोज को खींच के जीरो तक लाना, डिस्काउंट रेट कौन सा होना चाहिए? रियल। लेकिन अगर कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भरी हुई है, अब उनको खींच के लाने के लिए तगड़ा रेट चाहिए, तो डिस्काउंट रेट कौन सा इस्तेमाल होगा? नॉमिनल। तो आप अपने अल्फाज में अपने लिए एक बात ये लिख लें कि अगर क्वेश्चन में, पूरी बात सुन लें पहले फिर अपने आप को समझाना, अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन है तो कैश फ्लोज हम नॉमिनल वाले यूज करते हैं, तो उसके लिए डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल वाला होना चाहिए। पहले इतनी बात लिखें, दोबारा बताता हूं। अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन है, जो कि आज तक है सवालों में, तो फिर हमने कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन भरनी होती है। इसलिए एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंट रेट भी कौन सा यूज होना चाहिए? नॉमिनल वाला के रियल वाला? नॉमिनल वाला। इतना लिख लें पहले, फिर आगे और बताता हूं। अगर क्वेश्चन में इन्फ्लेशन है तो हमने कैश फ्लोज में तो इन्फ्लेशन भर ली, इसलिए एनपीवी निकालने के लिए डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल वाला होना चाहिए। पहले इतनी बात लिखें, फिर आगे और बताता हूं। लिख लिया इतना? अब इसमें दूसरी बात यह लिखें कि क्वेश्चन में जो डिस्काउंट रेट दिया होता है बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनली होता है। क्वेश्चन में जो डिस्काउंट रेट दिया होगा बाय डिफॉल्ट वो नॉमिनल ही होगा। बाय डिफॉल्ट नॉमिनल ही होगा।
लिख लिया, इतना लिखा। अगली बात, अगर डिस्काउंट रेट रियल दिया हुआ है, यानी कहा हुआ है कि रियल है, अच्छा सारी कंटिन्यूटी में चल रही है बात, यानी सारी बात हो ही ये रही है कि अगर सवाल में इन्फ्लेशन है तो ये सब उसी की कहानी चल रही है। पहली बात क्या की थी कि अगर सवाल में इन्फ्लेशन है तो हम कैश फ्लोज में इन्फ्लेशन डाल रहे होते हैं, इसलिए डिस्काउंट रेट भी नॉमिनल होना चाहिए। फिर इससे अगली बात यह कि बाय डिफॉल्ट नॉमिनल ही दिया होता है। अब उससे अगली बात यह हो रही है कि अगर सवाल वाले ने रियल कह दिया है कि रियल है तो हमें तो नॉमिनल चाहिए, तो फिर हमें फॉलोइंग फार्मूले से इसको नॉमिनल रेट बनाना पड़ेगा। अगर एग्जामिनर ने क्लियरली कह दिया कि ये डिस्काउंट रेट रियल है तो फिर फॉलोइंग फार्मूले से नॉमिनल बनाना पड़ेगा। हाँ जी, इतना लिखा। अब वो फॉलोइंग फार्मूला क्या है इस फार्मूले की भी लॉजिक है, लेकिन आप छोटे छोटे बच्चे हैं तो बस फार्मूला बता देता हूं आपको। 1+m 1+r 1+i। अब इसमें आपको 1 तो पता है क्या होता है, प्लस भी पता है, ब्रैकेट भी पता है, m फॉर m क्या होगा, मनी रेट, r रियल रेट, i इन्फ्लेशन रेट। और हमें चूंकि m चाहिए हुआ तो ये वाला 1 उधर जाके -1 हो जाएगा। सवाल लिखें इसके लिए एक छोटा सा। रियल रेट ऑफ रिटर्न, अच्छा जी रुक जाए, ओके ओके रुक गए। नहीं अगले वीक में करूंगा टेस्ट, अगले में, क्योंकि मैंने अभी तक ना वो कोई टॉपिक पूरा नहीं किया, तो अगली वीक में करूंगा। वो लिख लिया, रियल रेट ऑफ रिटर्न 7%, रियल रेट ऑफ रिटर्न 7%, इन्फ्लेशन रेट 9%, नॉमिनल रेट ऑफ रिटर्न बताएं।
जी बिल्कुल सही है जी। 1 प्लस आर यानी 1.07 इंटू 1 प्लस आई और ये वाला 1 इधर -1 तो 16.63। वैसे कैफ में ये होता नहीं है टेस्ट, लेकिन सिलेबस में है तो हो सकता है। इन्फ्लेशन डन, आगे सवालों में इन्फ्लेशन बिल्कुल प्रैक्टिस में आती रहेगी। वर्किंग कैपिटल, वर्किंग कैपिटल अच्छा, वर्किंग कैपिटल का ना कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ, समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो करना तो ऐसे ही जो आपको स्टेप्स बताऊंगा। इसका कॉन्सेप्ट ना मैं आपको दो अप्रोचेस से बताता हूँ, दोनों ही ठीक है, लेकिन कॉन्सेप्ट समझ आ भी गया फिर भी भूल जाता है तो याद तो आप रख लीजिएगा जो मैं स्टेप्स लिखूंगा। मतलब करने में सवाल तो याद रख लेंगे करना क्या है, लेकिन कॉन्सेप्ट फिर भी मैं आपको नॉलेज के लिए बता रहा हूं। इसका कॉन्सेप्ट समझ लें फॉर नॉलेज। करना क्या है वो मैं आपको अलग से स्टेप्स लिख के देता हूं। FR1 माशाल्लाह आपका पास है इंशाल्लाह। रेशोज भी नहीं, आपने तो रेशोज नहीं पढ़ी थी। अच्छा, जो पुराने वाले उन्होंने पढ़ी हैं, हाँ पुराने वालों ने 2 दफ़ा पढ़ी है, जिन्होंने लास्ट टाइम FR1 पढ़ा है वो महरूम रह जाएंगे, क्योंकि जब वो FR1 में से तो रेशोज आ गई थी, अब वो आगे आए तो रेशोज वापस चली गई। तो अगर कोई शौक में वापस जाना चाहे तो उसकी मर्जी है, तो रेशोज जो हैं वो आप नहीं पढ़ पाएंगे ज़िंदगी में। चले थोड़ा बहुत कैश फ्लो में तो इस चीज़ का जिक्र किया हुआ है। वर्किंग कैपिटल क्या होता है? वर्किंग कैपिटल ये कैश फ्लोज में तो पढ़ा ही होता है। वर्किंग कैपिटल होता है करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटीज, और अभी BIA में एक पूरा चैप्टर है इसके ऊपर, वर्किंग कैपिटल के ऊपर, तो ये दोबारा डिटेल डिस्कशन होनी है। मशहूर करंट एसेट्स, डेटर, स्टॉक, कैश, और मशहूर करंट लायबिलिटीज, बस 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 बस। जब वर्किंग कैपिटल का चैप्टर पढ़ाऊंगा वो मैंने कोर्स में ना बिल्कुल आखिर में रखा हुआ है, तो इस पे करेंगे डिटेल डिस्कशन। अभी सिर्फ उतनी डिस्कशन कर रहा हूं जितनी लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग के लिए काफी है। कैश फ्लोज जरा जरा से याद, कैश फ्लो स्टेटमेंट होगा, थोड़ा बहुत तो होगा। इनडायरेक्ट मेथड, कैश फ्लो स्टार्ट किस फिगर से करते हैं? PBT से, सही है, शाबाश। और फिर इसमें आगे चल के इंक्रीज डिक्रीज, तो वो जो इंक्रीज डिक्रीज प्लस माइनस कर रहे होते हैं वो किस में इंक्रीज डिक्रीज होती है? यही इन्हीं में। और क्यों प्लस माइनस कर रहे होते हैं? क्योंकि ये जो ऊपर फिगर होती है ना, ये इनकम एक्सपेंस होते हैं,
जबकि इसकी इंक्रीज डिक्रीज से जब ये गुजरते हैं तो वो कैश में बदल जाते हैं, क्योंकि ऊपर है सेल्स, क्या पता सारे पैसे ना मिले हों, डेटर आ रहे हों, तो डेटर की इंक्रीज डिक्रीज एडजस्ट करने का मकसद होता है ऊपर मौजूद इनकम एक्सपेंसेस को कैश में कन्वर्ट कर देना। तो लॉन्ग टर्म डिसीजन मेकिंग में ज्यादा बेहतर रीजन यही है, इसलिए मैंने पहली भी यही बताई है। हम अब जो काम करने लगे हैं ना, उसकी मेन रीजन यही है, ज्यादा समझ भी यही आएगी, फिर भी मैं आपको एक और भी बता दूंगा, लेकिन मेन रीजन यही है। तो अब हम ना करेंगे क्या कि अब तक जो हम सवाल कर रहे हैं, जैसे 0 1 2 3 4, ये कैश फ्लोज लिखते हैं यहां, और कौन कौन से मेनली कैश फ्लोज होते हैं? सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, यही होते हैं। और फिर इसी फिगर को टैक्स की वर्किंग में ले जाते हैं, कहते भी इसको नेट कैश फ्लो है, और वहां पर बस सिर्फ डेप्रिसिएशन और माइनस करते हैं तो प्रॉफिट आता है और टैक्स लगा देते हैं। यानी अगर डेप्रिसिएशन ना हो तो हम कह रहे हैं कि ये प्रॉफिट, जबकि ऊपर तो कैश फ्लोज लिखे हुए, तो फिर ये प्रॉफिट कैसे हुआ? तो हमारा इनको प्रॉफिट कहने का रीजन फिर ये है कि सब कुछ कैश पे ही है। लेकिन अगर बिजनेस की ये प्रैक्टिस है और फ्यूचर में भी यही चलेगी, ये फ्यूचर है ना सारा, ये पास तो नहीं है, और फ्यूचर में भी यही प्रैक्टिस होगी कि जब अगले ईयर्स में सेल्स हुआ करेंगी तो कुछ क्रेडिट भी हुआ करेंगी, यानी हर ईयर में कोई ना कोई डेटर क्रेडिटर भी हुआ करेगा, कुछ ना कुछ स्टॉक भी हुआ करेगा। अब अगर ऐसी बात है तो यहां पर हमें सेल्स कैश फ्लो वाली फिगर लिखनी चाहिए या सेल ही लिखनी चाहिए? नहीं, सेल्स ही लिखनी चाहिए, क्योंकि बहरहाल टैक्स तो निकालना है ना। लंबी हो गई, मुश्किल हो गई बात। ये जो हम अपने डीसीएफ सवाल सॉल्व करते हैं, इसका नेट टोटल टैक्स की वर्किंग में चला जाता है। अगर फिलहाल डेप्रिसिएशन को इग्नोर कर दें तो इसी पर टैक्स लग जाएगा, तो इसका मतलब ये प्रॉफिट है। फिर अगर हमने टैक्स कैलकुलेट करना है तो ये प्रॉफिट होना चाहिए ना, या कैश फ्लो होना चाहिए? प्रॉफिट होना चाहिए। तो हमें यहां पर सेल्स की फिगर ही लिखनी चाहिए ताकि प्रॉफिट आए और टैक्स कैलकुलेट हो। लेकिन अगर बिजनेस का प्लान ही यही है कि प्रोजेक्ट से जो अगले ईयर्स में सेल्स होंगी उनमें से कुछ क्रेडिट भी हुआ करेंगी, उनमें से कुछ स्टॉक भी सब संभाल के रखा हुआ करेगा, तो फिर ये सेल्स की फिगर है या कैश की है? ये तो सेल्स की है। टैक्स वाला मसला तो हल हो जाएगा, यहां सेल्स लिखने से टैक्स का मसला हल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेल्स लिखेंगे तो प्रॉफिट आएगा, प्रॉफिट आएगा तो टैक्स लगेगा। लेकिन अल्टीमेटली इस सारे का एंड रिजल्ट तो हमें एनपीवी चाहिए, तो अल्टीमेटली तो कैश फ्लोज होने चाहिए। तो अब इनसे कैश फ्लो कैसे बनाएं? हमें एंड पे टैक्स लगाने के बाद एक लाइन डालनी पड़ेगी, इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। वो प्लस माइनस लगाएंगे तो एंड कैश फ्लो तक पहुंचेंगे। तो ये है इस टॉपिक में वर्किंग कैपिटल का लेना देना। मेन कॉन्सेप्ट यही है कैश फ्लो वाला, कि हम यहां पर जो सेल्स, वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट ले रहे होते हैं वो हम बजाहिर तो कैश फ्लो ले रहे होते हैं, लेकिन असल में हमें इनकम लेनी चाहिए ताकि प्रॉफिट आए और टैक्स सही कैलकुलेट हो। और अगर वो सब कैश फ्लो ही थे तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर कुछ डेटर भी होंगे, क्रेडिटर भी होंगे, स्टॉक भी होगा, तो टैक्स का मसला तो हल हो गया, कैश का मसला हल नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें टैक्स के बाद एक वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज डिक्रीज की लाइन डालनी पड़ेगी। किसी कॉलम में वो प्लस होगी, किसी में माइनस होगी, वो प्लस माइनस करेंगे तो फिर एंड कैश बनेगा। मेन कॉन्सेप्ट यही है। तो अगर आप अपने आप को कुछ ना कुछ बताना चाहें तो बता लें, फिर मैं स्टेप्स तो लिख ही दूंगा।
जी हाँ, इस प्रोजेक्ट ही के डेटर और स्टॉक हाँ रेलिवेंट वाला ही होगा। अब वो सवाल में कैलकुलेट कैसे होगा उसके लिए मुख्तलिफ पहेलियां हो सकती हैं। जी टैक्स के बाद आएगा, इसलिए आप याद रख लें कि वर्किंग कैपिटल की लाइन प्लांट की लाइन के साथ आनी है। थोड़ी बहुत कहानी बता लेते अपने आप को। हाँ जी बता ली कहानी अपने आप को, नहीं जरूरत। चलो ठीक है, नहीं जरूरत तो ना सही, मैं तो एक और कहानी सुनाने लगा था। नहीं लिखवा नहीं मेरा। चलें दोहरा देता हूं फिर। हम जो यहाँ डीसीएफ के सॉल्यूशन में ये सेल्स वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट लिख रहे होते हैं, आज तक हम यहाँ कैश फ्लोज ही लिखते थे और हर सवाल में हाँ ऐसा ही था, और उसको हम नेट कैश फ्लो ही कह के इसी को टैक्स की वर्किंग में ले जाते थे। अगर डेप्रिसिएशन ना होती तो बस फिर यही प्रॉफिट होता। अगर सारी इनकम्स और सारे एक्सपेंसेस बिजनेस कैश पर ही करेगा, क्रेडिट पर नहीं करेगा, तो ये कैश फ्लो भी है, प्रॉफिट भी है। लेकिन अगर बिजनेस इस प्लांट से होने वाली अगले सालों की प्रोडक्शन, कुछ मटेरियल उधार पे खरीद रहा होगा, कुछ फिनिश गुड्स इन्वेंट्री भी संभाल के रख रहा होगा, सब बेच नहीं रहा होगा, कुछ क्रेडिट सेल भी होगी, तो फिर ऐसी सूरत में ये सेल्स इनकम या कैश इनफ्लो दोनों डिफरेंट चीजें होंगी, क्योंकि कुछ उधार की भी सेल होगी। तो उसके लिए फिर यहां पर तो इनकम ही लिखेंगे, यहां पर एक्सपेंस ही लिखेंगे, ताकि प्रॉफिट आए और टैक्स कैलकुलेट हो। लेकिन उसके बाद FAR1 कैश फ्लो स्टेटमेंट इनडायरेक्ट मेथड, उसकी तरह की एक एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी वर्किंग कैपिटल की इंक्रीज डिक्रीज, वो प्लस माइनस करेंगे तो ये इनकम एक्सपेंस कैश में कन्वर्ट होगा। और चूंकि ये करंट एसेट्स करंट लायबिलिटी है, इनका कोई इनकम एक्सपेंस नहीं होता, तो ये वाली लाइन लिखनी कहाँ है अपने सोल्यूशन में? टैक्स के बाद, टैक्स की लाइन के बाद लिखनी है, यानी प्लांट की लाइन के साथ। ये इसका मेन कॉन्सेप्ट है। अगर अभी भी नहीं समझ आया तो दफा करें। ऊपर जो इनकम एक्सपेंसेस हैं उनको कैश फ्लो बनाने के लिए वो लाइन डालनी पड़ रही है, इंक्रीज डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। मेन कॉन्सेप्ट ये है। लेकिन एक और है, वो भी अनमेन नहीं है, वो भी मेन मेन ही है। वो ये कि बिजनेस ने जब इस प्लांट को इंस्टॉल करके ऑपरेशंस शुरू कर देने हैं, तो फैक्ट्री में स्टोर खाली थोड़ी रखा होगा, कुछ ना कुछ इन्वेंट्री तो मेंटेन की ही होगी। आप में से वो बच्चे जो मैनेजमेंट अकाउंटिंग नहीं पढ़े हुए, एक चैप्टर आ जाएगा आखिर में इन्वेंट्री मैनेजमेंट, वो तब पढ़ लेंगे। जिन्होंने पहले पढ़ी हुई है, पास भी हुई पढ़ी है, तो उसमें इन्वेंट्री मैनेजमेंट में एक बात सीखी थी कि कुछ इन्वेंट्री लेवल्स मेंटेन करने होते हैं, मिनिमम स्टॉक, सेफ्टी स्टॉक। तो बिजनेस
इस नए प्लांट के लिए भी तो हर वक्त कुछ स्टॉक्स मेंटेन कर रहा होगा, तो वो जो स्टॉक्स में पैसा लगाया होगा, पैसा क्यों लगाया होगा भाई, खरीदे होंगे, तो वो पैसा बिजनेस के लिए स्टक हो जाएगा, वो पैसा उसका फंस जाएगा। क्यों? क्योंकि वो स्टोर में ही पड़े रहेंगे, तो उसका पैसा स्टक हो गया। तो इन्वेंट्री खरीद के रखना भी इज एन इन्वेस्टमेंट, और अगले सालों में इन्वेंट्री लेवल और बढ़ाते जाना, मजीद इन्वेस्टमेंट, और अगर अगले कुछ सालों में कम कर लेना तो इन्वेस्टमेंट रिलीज होने लग जाएगी। तो वर्किंग कैपिटल एक इन्वेस्टमेंट है जिसमें शुरू में जो पैसा लगेगा, मजीद लगेगा, मजीद लगेगा, वो इन्वेस्टमेंट आउटफ्लो आता जाएगा, और उसका लेवल कम हो रहा होगा तो वो इनफ्लो आता जाएगा। अब चूंकि वो इन्वेस्टमेंट है इसलिए उसकी लाइन यहां आनी है, नहीं ऊपर आनी है, नहीं एंड पे प्लांट की लाइन के साथ। तो ये दोनों ही कॉन्सेप्ट हैं। एक कॉन्सेप्ट वर्किंग कैपिटल का ये है कि ऊपर इनकम एक्सपेंसेस हैं, ये लाइन लिखना उसको कैश में कन्वर्ट कर देगी, ये भी सही है रीजन। और दूसरा रीजन भी सही है कि बिजनेस स्टॉक्स भी तो मेंटेन करेगा, तो वो भी इन्वेस्टमेंट ही है। तो जितने ज्यादा स्टॉक्स बढ़ाता चला जाएगा वो और इन्वेस्टमेंट होती जाएगी, और स्टॉक्स कम करता जाएगा तो इन्वेस्टमेंट रिलीज होती जाएगी। इनमें से जो भी याद रखना है रख लें, कुछ भी याद नहीं रखना, कुछ भी याद ना रखें, ये रख लें याद कि सवाल में करना क्या है। सबसे पहले ना कोई इनिशियल तो होगा कि हमें इतना वर्किंग कैपिटल चाहिए, कोई ना कोई स्टार्टिंग फिगर तो जरूर बताई होगी, तो वो हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट है और उसको कैश आउटफ्लो दिखाएंगे। जनरली इट इज रिक्वायर्ड एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट, यानी कि टाइम 0। However, question may require it at end of year 1। क्वेश्चन ऐसा कह सकता है कि एंड पे चाहिए, वरना जनरली बाय डिफॉल्ट स्टार्ट पे ही चाहिए होती है। ये पहला काम है कि कोई ना कोई इनिशियल जरूर दी होगी अमाउंट सवाल में, तो उसको हमने जनरली टाइम 0 पे एक आउटफ्लो दिखाना है। हाँ जी, आदर से कोई सवाल जी। जी जी रिलीज हो गया, हम उसको इस्तेमाल करने लग गए, तो हम उस पैसे को इनफ्लो दिखाना शुरू कर देंगे कि हमारी इन्वेस्टमेंट रिलीज हो गई। तो सबसे पहला काम तो ये होगा। उसके बाद सवाल में ना कुछ मेंशन्ड होगा कि सब्सिक्वेंटली वर्किंग कैपिटल के साथ क्या करना है, कुछ ना कुछ मेंशन्ड होगा।
क्वेश्चन में कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी कि आप हर ईयर एंड पर वर्किंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे। बैलेंस लिखा है मैंने, अब बैलेंस, कैश फ्लो नहीं, बैलेंस का कुछ ना कुछ गाइडेंस होगी, वो प्रैक्टिस से ही सिखाऊंगा। कोई ना कोई गाइडेंस होगी जिसके तहत हम हर ईयर एंड पर वर्किंग कैपिटल का बैलेंस कैलकुलेट करने होंगे। चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बैलेंसेस shall be shown as cash inflow। अगर बैलेंस कम हो रहा है तो, और आउटफ्लो अगर बैलेंस इंक्रीज हो रहा है तो। हर साल के एंड पे, अच्छा देखें पॉइंट नंबर 1, सबसे पहले सवाल में बताया कि एट स्टार्ट ऑफ प्रोजेक्ट 20 मिलियन का वर्किंग कैपिटल चाहिए। क्या करें इस 20 मिलियन को, जीरो पे 20 का आउटफ्लो दिखा दें। उसके बाद कहा जाता है कि ईयर 1 का एंड पर ये बैलेंस 24 हो जाएगा। ईयर 1 के एंड का बैलेंस 24 आ गया, लेकिन 20 से 24 हो रहा है ना, तो 4 को कैश आउटफ्लो दिखाएंगे। फिर सवाल वाला कहता है कि एंड ऑफ ईयर 2 ये 24 से 30 हो जाएगा, तो ये 30 हो गया, 6 का आउटफ्लो और दिखा देंगे। फिर सवाल वाला कहता है कि ईयर 3 के एंड पे ये 15 हो जाएगा, 9 कम हो जाएगा, उसको इनफ्लो दिखा देंगे। तो हर साल के एंड पे कोई ना कोई गाइडेंस है कि वर्किंग कैपिटल बैलेंस कैलकुलेट कर रहे होंगे, और उन बैलेंसेस में जो चेंजेस होंगी वो कैश इनफ्लो आउटफ्लो होगा। और प्रोजेक्ट जब खत्म हो जाएगा तो सारा पैसा हमें रिलीज हो जाएगा। तो जो भी आखिरी बैलेंस था, हर साल हम नया बैलेंस निकालते जा रहे थे, जो भी आखिरी बैलेंस था वो एंड ऑफ प्रोजेक्ट इनफ्लो शो हो जाएगा। इसमें इन्फ्लेशन होगी कि नहीं होगी, वो आप जब वो होमवर्क वाला सवाल करके आएंगे ना, और उसकी मैं टिप्स लिखवा दूंगा और प्रैक्टिस भी वर्किंग कैपिटल की कराऊंगा, तो इसमें डालूंगा इन्फ्लेशन। इनिशियली 20 चाहिए था, जीरो पे 20 आउटफ्लो लिख दिया। ईयर 1 के एंड पे उसको 24 करना है, 1 पे 4 का और आउटफ्लो लिख दिया। ईयर 2 के एंड पे इसको 30 करना है, 6 का और आउटफ्लो लिख दिया। ईयर 4 के एंड पे इसको 15 करना है, तो पता नहीं कितना इनफ्लो लिख दिया। करते 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 जहां तक भी आखिरी बैलेंस पहुंचा हुआ था, अब प्रोजेक्ट एंड आ गया, तो जो भी आखिरी बैलेंस था, अब तो प्रोजेक्ट खत्म हो रहा है, उस सारे को कैश इनफ्लो दिखा देंगे आखिरी कॉलम, कैश इनफ्लो एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट। अब इस तीसरे पॉइंट के लिए एक डब्बे में नोट ये लिख रहा हूं, अगर क्वेश्चन में लिखा मिलता है कि एट एंड ऑफ प्रोजेक्ट सिर्फ 80% ऑफ वर्किंग कैपिटल रिकवर हो सकेगा, तो सवाल वाले ने क्लियरली कह दिया, तो हम इनफ्लो किसको दिखाएंगे, 80% को। तो जो बाकी 20% डूब जाएगा, वो बैड डेट, वो इन्वेंट्री सड़ गई,
तो उस डूबे हुए पोर्शन को हम टैक्स की वर्किंग में एज अ लॉस दिखाएंगे, टैक्स की वर्किंग में। ये आपको मैं अगले क्लास में ना इसकी सवालों की प्रैक्टिस कराऊंगा, तो ये सारे पॉइंट्स क्लियर होंगे। जी, टैक्स की वर्किंग में। लेकिन वो सिर्फ टैक्स की वर्किंग में, जैसे वो लॉस ऑन डिस्पोजल होता है ना, वो कोई कैश फ्लो आ रहा होता है, वो सिर्फ टैक्स की वर्किंग में आता है। तो ये भी इसी तरह का एक लॉस ऑन वर्किंग कैपिटल होगा जो टैक्स की वर्किंग में शो होगा। बाकी इन 3 पॉइंट्स की मैं आपको अगली क्लास में सवालों की प्रैक्टिस कराता हूं, तो बेहतरी हो जाएगी। है तो हम टैक्स भी फ्यूचर वाले ही कैलकुलेट कर रहे होते हैं। ये सारा कुछ फ्यूचर ही है, हम सब फ्यूचर ही सोच रहे हैं, असल में तो कुछ नहीं हुआ अभी। अच्छा, अब अगला प्लान सुन लें। ये रिकॉर्डिंग वाला तो लेक्चर चल रहा है अभी। ये जो रिकॉर्डिंग्स वाले बच्चे हैं जिनको वो ऐप में मसले आ रहे थे, और कुछ मसले इसलिए भी आ रहे थे क्योंकि उन्होंने ना ईमेल चेक की थी ना उसकी वीडियो देखी थी, तो ग्रुप में पूछ पूछ के मसले तो हल हो गए, लेकिन स्टिल कुछ प्रॉब्लम्स हैं। तो उसका हल ये कर रहा हूँ, 2 मिनट सुन लें फिर चले जाना, कि अभी क्लास में ही लाइव एक ओरिएंटेशन करके दिखा रहा हूँ यहाँ प्रोजेक्टर पे, कि आपको ईमेल किस तरह की आई होगी, फिर आपने कहाँ किस वेबसाइट पे जाना है, ऐप में कैसे आना है। तो रिकॉर्डिंग वालों को तो वो एक परफॉर्म करके दिखा रहा हूँ 10-15 मिनट का। अब आप लोग जो बैठे हुए हैं, जो पिछली क्लासेस में सुन चुके वो तो जाएं, अभी नहीं, सीटी बजाऊंगा तो निकलना। बाकी लोग जो पिछली क्लासेस में नहीं थे वो भी सुकून से बैठे, एक बार 10-15 मिनट की बात सुन लें। आपके लिए रेलिवेंट क्यों है? क्योंकि उम्मीद तो कम है मुझे कि मैं BIA में कोई एक्स्ट्रा क्लास करूंगा, लेकिन अगर कोई की और कोई किसी वजह से लॉकडाउन भी हो गया अगर, तो वो जो एक्स्ट्रा क्लासेस हैं, तो आप लोगों को वो एक्स्ट्रा क्लासेस भी फिर उस पोर्टल पे ही मिल रही होंगी। तो इसलिए आप लोगों को भी सीखना चाहिए कि पोर्टल को कैसे चलाना है। तो जो लोग पिछली क्लासेस में सुन चुके वो खामोशी से जल्दी से उठ के चले जाएं, बाकी सुकून से बैठें। रिकॉर्डिंग ऑन है, क्योंकि रिकॉर्डिंग वाले बच्चों के लिए तो ये दिखाना ही है। अब जिन्होंने जाना है वो निकलें जल्दी से, खामोशी से, शोर शूर ना करें। जो पहले MA और ER में नहीं थे वो बेहतर है कि बैठे रहें। वो पहले क्यों नहीं थी पोर्टल में? लाइट बंद कराइए। ये सवालों में आएगा ना, ज़बानी ज़बानी मुश्किल है ना, ये ज़बानी ज़बानी मुश्किल है, इसको सवालों में करते हैं। निकलना है तो जल्दी निकलना है यार। वो रोते हुए गुजर रहा है। अस्सलाम
अस्सलाम वालेकुम। आपके जो ऑनलाइन लेक्चर्स आपको अवेलेबल किए जाएंगे उसके लिए एक स्टैंडर्ड प्रोसीजर जो आपने फॉलो करना है, सिर्फ लैपटॉप या पीसी, सिर्फ लैपटॉप या पीसी पर आपने जो पोर्टल एक्सेस करना है उसका डेमो यहाँ पे मैं दे रहा हूँ। आपके कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लीजिएगा। स्टैंडर्ड ये सिर्फ अभी लैपटॉप या पीसी के लिए है, मोबाइल के लिए नहीं है। जो यहाँ पे सिर्फ अभी एप्लीकेशन होगी वो सिर्फ लैपटॉप पीसी के लिए होगी। सबसे पहले आपको कैंपस इनसाइड क्रेडेंशियल्स, इस ईमेल से आपको आपके क्रेडेंशियल्स आएंगे। ये क्रेडेंशियल्स में जो आपका ईमेल और पासवर्ड है, ये आपके यूज़र नेम और पासवर्ड होगा। एक दफ़ा आपने यहाँ पर पोर्टल पर लॉगिन करने से पहले गूगल क्रोम या मोज़िला फायरफॉक्स या किसी भी क्रोम पर या कोई भी इंटरनेट ब्राउज़र है, वहाँ पर आपने वन टाइम सिर्फ पहली दफ़ा आपने lms.campusinside.net पे आपने लॉगिन करना है। जब आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे सेम यूज़र नेम आपका जो ऑलरेडी आपको ईमेल में आया होगा वो आपने डालना है और पासवर्ड आपने डालना है। ये आपका डैशबोर्ड, जब आपका ये डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल हो जाएगा, यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शन हैं। स्टडी रूम में आपके पास एक है कि आप, ये आपका डैशबोर्ड इस टाइम एक्टिव है, और सेकेंडली आप डाउनलोड डेस्कटॉप ऐप पर क्लिक करेंगे तो आपके लेक्चर्स आपकी ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। ये जो इंटरफेस आपको अभी शो हो रहा है, इसका वन टाइम मकसद ये है कि आपकी डिवाइस हमारे सिस्टम के साथ रजिस्टर हो जाए। जब आप एक दफ़ा गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पर एक दफ़ा लॉगिन कर लेंगे, मूविंग ऑनवर्ड, अब से ऑनवर्ड आपको इस गूगल क्रोम पे या किसी भी ब्राउज़र पर लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं है। वन टाइम है सो दैट कि आपकी ऐप रजिस्टर हो जाए। अब यहाँ पे ये डैशबोर्ड है, ये आपको डैशबोर्ड नज़र आ रहा है। यहाँ पर आपके लेक्चर्स प्ले नहीं होंगे। लेक्चर्स प्ले करने के लिए आपको ऐप ही इंस्टॉल करनी पड़ेगी। जब आप यहाँ पर क्लिक करेंगे तब आपकी ऐप डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। यहाँ पर लेक्चर्स सिर्फ ही आपका इंटरफेस एक दफ़ा आपकी डिवाइस लॉक करने के लिए। जब तक आप ऐप डाउनलोड नहीं करेंगे और उसमें लॉगिन नहीं करेंगे तब तक आपके लेक्चर्स प्ले नहीं होंगे। अब हम ऐप डाउनलोड करने की तरफ जाते हैं। जैसे ही आप डाउनलोड बटन पे क्लिक करेंगे, आपके पास दो ऑप्शन होंगे। विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम दो मेथड्स पे चलता है, या वो 32 बिट होता है या वो 64 बिट होता है। आपने ये कैसे मेक श्योर करना है कि आपकी विंडोज़ 32 बिट एक्सटेंशन वाली है या 64 बिट एक्सटेंशन वाली है? उसके लिए आप माई पीसी में आएंगे। माई पीसी में आके आपने यहाँ माई पीसी में आके आपको आपका सिस्टम टाइप पता लग जाएगा कि मेरी इस लैपटॉप या पीसी में विंडो किस ऑपरेटिंग सिस्टम की हुई है, 64 बिट है या 32 बिट है। अगर आपके लैपटॉप में या विंडोज पीसी में जो सिस्टम टाइप का विंडोज़ इंस्टॉल हुई है, उसी सिस्टम विंडो टाइप के आपने ऐप इंस्टॉल करनी है। अगर आप ये 32 है और आप 64 कर लें तो वो सिंक नहीं होगा और वो ऐप आपके लेक्चर्स नहीं चला पाएगी, वो ऐप ऑपरेशनल ही नहीं होगी। तो ये 64 है तो मैं ऐप भी अब 64 बिट की ही इंस्टॉल करूँगा। मैं यहाँ पर 64 बिट पर क्लिक करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली डाउनलोड टैब में डाउनलोड होना शुरू हो जाएगी। मेरे पास डाउनलोडेड है, आप डाउनलोड करेंगे तो वो इजीली यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। ठीक है, डाउनलोड होके किस तरह से आपको शो होगी वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ। जब आपकी डाउनलोडिंग कंप्लीट हो जाएगी तब आपको इस तरह का एक ज़िप फोल्डर शो होगा। आप ज़िप फोल्डर में आपके पास दो फाइल्स होंगी, एक आपकी एप्लीकेशन है और एक आपका विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज है। आपने हमेशा विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज को रन करना है एज़ योर ऐप। आपने एप्लीकेशन को रन नहीं करना, आपने विंडोज़ इंस्टॉलर पैकेज को रन करना है। जिस तरह से नॉर्मल ऐप्स आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होती हैं, वैसे ही ऐप आपके लैपटॉप में इंस्टॉल होगी। नॉर्मल प्रोसीजर है, नेक्स्ट करेंगे, इंस्टॉल करेंगे। तो ये आप अब
मैंने क्योंकि बार बार ये ऐप इंस्टॉल अनइंस्टॉल किया हर क्लास में इसका डेमो देने के लिए, तो आप जब पहली दफ़ा कर रहे होंगे आपको ये इशू नहीं आएगा। मैं इसलिए क्योंकि मैं 2-3 दफ़ा कर चुका हूँ, मुझे ये 3 ऑप्शन आ रहे हैं। आपको यहाँ पर सिर्फ 2 ऑप्शन आएंगे, इंस्टॉल का या क्लोज़ का। आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। मैं क्योंकि दोबारा कर रहा हूँ, या अगर कोई बच्चा एक दफ़ा अनइंस्टॉल करके दोबारा रीइंस्टॉल करता है तो वो भी रिपेयर पे क्लिक करेगा। ठीक है, आप रिपेयर पे क्लिक करेंगे तो आपकी ऐप दोबारा से रिपेयर होके इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये आपका सेटअप हो गया। सी प्लस प्लस आपके लैपटॉप में ऑपरेशनल हो गई है। अब मूविंग ऑनवर्ड वो ऑटोमेटिकली जैसे ही आप वो सेटअप क्लोज करेंगे आपकी ऐप इंस्टॉल होना शुरू हो जाएगी। ये एक आधे मिनट से ज़्यादा नहीं लेगा इंस्टॉल होने में। जैसे ही आप आपकी ऐप इंस्टॉल हो जाएगी, ये बाय डिफ़ॉल्ट लॉन्च कैंपस इनसाइड ऐप पे क्लिक हुआ है, ये सिलेक्ट हुआ हुआ है। जैसे ही आप फिनिश करेंगे तो ऐप आपकी ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगी, ऑपरेशनल हो जाएगी। जब आप इंस्टॉल कर लेंगे, बेहतर तो यही है कि आप इसको यहाँ पर अपने टास्क बार में पिन कर लें। आप पिन कर लेंगे तो ये ऐप जब भी आप ऑन ऑफ कर लेंगे ये यहाँ से गायब नहीं होगी, यहीं पर ही स्टिक रहेगी। आप यहाँ पर लॉगिन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि बार बार कोई ऐप आपको ये ऐप बार बार आपसे यूज़र नेम और पासवर्ड ना मांगे तो रिमेंबर मी पे क्लिक करके आप लॉगिन कर लेंगे। तो जब भी आप ऐप ओपन करेंगे ये आपको हमेशा आपका फ्रंट डेस्क ही दिखाएगी, आपका डैशबोर्ड आपको दिखा देगी। ये आपका डैशबोर्ड आपके पास अवेलेबल हो गया। आपके डाउनलोडेड लेक्चर्स आपको इस फॉर्म में नज़र आएंगे कि ये आपका लेक्चर डाउनलोडेड है और ये आपके अभी डाउनलोड होने वाले हैं। ये लेक्चर जो लेक्चर 4 है ये मैंने डाउनलोड नहीं किया हुआ। एक लेक्चर यहाँ पे मैं डाउनलोडेड आपको प्ले करके दिखाता हूँ। डाउनलोडेड लेक्चर में आपको ऐप चलाने के लिए बिल्कुल थोड़ा सा इंटरनेट स्टार्ट पे रिक्वायर्ड होगा। जब आप एक दफ़ा डाउनलोडेड लेक्चर चलाएंगे उसके लिए आपको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होगी। तो सीक्वेंस आप यही रखें कि आप अगर बेहतर एक्सपीरियंस फील करना चाहते हैं तो आप सारे लेक्चर्स या जितने भी आपके जो भी टॉपिक चल रहा है आप उसको पहले डाउनलोड कर लें। अब ये अगर मैं इसको इसका वाईफाई ऑफ भी कर दूं तब भी ये लेक्चर चलता रहेगा क्योंकि ये डाउनलोडेड लेक्चर है। तो ये आपके सामने है, बगैर इंटरनेट के भी आपका लेक्चर डाउनलोडेड चलता रहेगा। वो वहाँ पर भी आपका टैब शो हो रहा है कि ये लेक्चर आपका डाउनलोडेड है, स्पीड भी बढ़ जाती है। और ये आपके नीचे कंट्रोल पैनल है, पॉज करने के लिए फॉरवर्ड बैकवर्ड यहाँ पर स्पीड है आपकी, यहाँ पर आपके कमेंट्स भी हो जाते हैं और यहाँ पर आप लेक्चर दोबारा से प्ले कर सकते हैं। यहाँ पर फुल स्क्रीन का भी ऑप्शन है। अगर आप कोई भी लेक्चर डाउनलोड करना स्टार्ट करते हैं तो यहाँ पर आप प्ले बटन पे क्लिक करेंगे। ओह सॉरी।
अगर आप डाउनलोड करते हैं आपकी इसके साथ साथ प्रोग्रेस भी आपको वहाँ पर रिपोर्ट होती रहेगी, लेक्चर की टोटल लेंथ कितनी है और कितना और डाउनलोड हो चुका हुआ है ये भी हो जाएगा। लेकिन लेक्चर जब आपका डाउनलोड हो रहा है आप इस स्क्रीन से एग्जिट बैक करके नहीं कर सकते, या आप डैशबोर्ड पर क्लिक करके बैक नहीं जा सकते। अगर आप बैक जाएंगे तो लेक्चर का जो डाउनलोडिंग पार्ट है वो वहीं पे फ्रीज़ हो जाएगा और वो कैंसिल कर देगा। लाइक अगर मैं यहाँ से बैक जाने की कोशिश करता हूँ तो वो मुझे एरर दे देगा कि आप बैक नहीं जा सकते। तो एक टाइम पर जब आपने एक लेक्चर डाउनलोडिंग पर लगाया है तो अब तब आपने बैक नहीं करना, आपने वेट करना है कि आपका एक दफ़ा लेक्चर डाउनलोड हो जाए। अगर डाउनलोड नहीं होगा और आप क्लोज़ करके बैक चले जाएंगे या यहाँ से आप क्लोज़ कर देंगे तो डाउनलोडिंग वहीं पर ही रुक जाएगी और वो वहाँ से रिज्यूम भी नहीं करेगा, आपको दोबारा से लेक्चर डाउनलोड करना स्टार्ट करना पड़ेगा। ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ डाउनलोडिंग आपके ये जो कंट्रोल पैनल है ये फ्रीज़ हो जाएगा। जैसे ही लेक्चर डाउनलोड होगा ये ऑटोमेटिकली वीडियो प्ले होना शुरू हो जाएगी। एक टाइम पर एक लेक्चर डाउनलोड करके आप, अगर आपको स्टोरेज का इशू नहीं है तो जितने भी लेक्चर्स हैं आप डाउनलोड करके यूज प्ले करेंगे तो उसमें आपका जो एक्सपीरियंस है वो ज़्यादा स्मूथ होगा एज़ कम्पेयर टू कि आप अगर लाइव स्ट्रीम में लेते हैं। तो अब अगर मैं विंडो डी भी कर दूं, अब बैकएंड पे मेरी ऐप ऑपरेशनल है, वो चल रही है और डाउनलोडिंग की प्रोग्रेस भी रिपोर्ट हो रही होगी। अगर आप सारी चीज़ें क्लोज़ करके मिनिमाइज़ करके अगर डेस्कटॉप पर भी आ जाते हैं तब भी आपकी जो प्रोग्रेस है डाउनलोडिंग की वो होती रहेगी। ये 75% हो चुका हुआ है। कैंपस इनसाइड में इनबिल्ट ये ऑप्शन रखा गया है कि जिस इंटरनेट आपका जो मैक्सिमम स्पीड है वो उसको यूटिलाइज़ करके आपका लेक्चर एज सुन एज पॉसिबल डाउनलोड करेगा। सिर्फ ये 1 मिनट हो जाए, मैं पीडीएफ के बारे में भी आपको एक बात बता देता हूँ। आप यहाँ से मिनिमाइज़ कर सकते हैं, ये जो आपके पास ऑप्शन आ रहा है मिनिमाइज़ वाला, मिनिमाइज़ भी कर सकते हैं बट आप क्लोज़ नहीं कर सकते और बैक नहीं जा सकते। ये अब जैसे ही डाउनलोड हुआ है वो ऑटोमेटिकली प्ले मोड में आ गया और आपका ये जो फ्रीज़ पैनल है ये भी अनफ्रीज़ हो गया। अब आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। अब अगर मैं इंटरनेट ऑफ भी कर दूंगा तो मेरे ये लेक्चर्स चलते रहेंगे। जब आप पीडीएफ देख रहे होंगे, जो पीडीएफ आपकी अपलोडेड हैं, तो पीडीएफ के टाइम पे आप सिर्फ पीडीएफ ही देख रहे होंगे। इस पे काम चल रहा है इंशाल्लाह। कोशिश यही है कि पीडीएफ जो अवेलेबल हो वो आप व्यू भी कर सकें और साथ में आपका लेक्चर भी चलता रहे। लैपटॉप के लिए यही है, जब आप 2 डिवाइसेस में से एक पे आप इंस्टॉल कर सकते हैं, या लैपटॉप या मोबाइल पे। एंड्रॉयड में या मैक में जब भी आप आईफोन में जब आप इंस्टॉल करेंगे आपने क्रोम या किसी भी ब्राउज़र में जाके lms.campusinsight.net नहीं करना, आपने डायरेक्ट ऐप इंस्टॉल करनी है। उसमें यूज़र नेम और पासवर्ड डालेंगे तो आपका डैशबोर्ड आपके लिए डायरेक्टली अवेलेबल हो जाएगा। उसमें आपने 2 वे वेरिफिकेशन नहीं है। लैपटॉप में ये इसलिए रखा गया है कि आपकी एक दफ़ा डिवाइस का जो आईपी है वो हमारे सिस्टम के साथ इंटीग्रेट होकर सेव हो जाए। मूविंग ऑनवर्ड आपको दोबारा कभी भी गूगल क्रोम पे जाके लेक्चर्स एक्सेस करने की ज़रूरत नहीं है। अब अगर मैं क्लोज़ भी कर देता हूँ तो मैंने जो यहाँ पे पिन किया हुआ है मैं डायरेक्टली यहाँ से एक्सेस कर सकता हूँ। मुझे अब क्रोम में जाने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ से मैं अपनी ऐप को एक्सेस कर सकता हूँ, डाउनलोडेड लेक्चर्स को सीक्वेंस में देख सकता हूँ। ठीक है, बहुत शुक्रिया। लॉगिन करके फिर ऑफलाइन हाँ जी, वो दिखा दी जी, बस शुरू में दिखा दिया। एक ही, या लैपटॉप या मोबाइल। और अगर आप चेंज करेंगे तो वो आपको आईटी टीम से रिक्वेस्ट करके वो डिवाइस चेंज करवानी पड़ेगी जी। नहीं, फिज़िकल वालों को सिर्फ वो लेक्चर्स जो एक्स्ट्रा होंगे, जो अगर आप दोपहर में क्लास हो रही है या शाम में हो रही है, वो जो एक्स्ट्रा लेक्चर्स होंगे वो अपलोड हो जाएंगे। अगर क्लास में 100+ की कैपेसिटी है और बच्चे ही 10-20 बैठे हुए हैं तो बाकी सबको वो एक्स्ट्रा लेक्चर अवेलेबल हो जाएगा। ये जो लेक्चर्स हैं ये सिर्फ ऑनलाइन मोड वालों के लिए, क्योंकि आपको भी इसी पोर्टल की एक्सेस तब दी जाएगी जब एक्स्ट्रा क्लासेस होंगी। तो आपकी सिर्फ एक्स्ट्रा क्लासेस यहाँ पर शो हो रही होंगी। वो लैब में आपको लैपटॉप दे दिया जाएगा जिस पे आप, या पीसी अवेलेबल कर दिया जाएगा जिस पे लॉगिन होगा, आप वहाँ पे बैठ के ले सकती हैं। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़। स्पैम में देख लें, आ जाएगी ईमेल आपको।